हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अपने नॉर्मल स्टेट में तो बहुत ही खुश और संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि आपसे अधिक कमाता है या फिर जो आपसे अधिक अमीर है, तो उन्हें देख करके आप अचानक से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर रील्स या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ ऐसे रील्स या शॉर्ट्स दिख जाते हैं जहां पे आपको अमीरों वाली एकदम लग्जरी वाली लाइफ दिखती है, तो उन्हें देखकर भी आप बहुत ही अचानक से दुखी हो जाते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। फिर आप भी यही सब चीजों को देख करके अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं। पर अमीर बनने के लिए कुछ आदतों का सख्ती से पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें यदि आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको बधाई हो कि आप भविष्य में अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और यदि आप उन आदतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर आप उन आदतों के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा अंत तक जरूर से देखिए। और जो आदतों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है उसे अपने लाइफ में उतारिए और उनका पूरे डिसिप्लिन के साथ सख्ती से पालन कीजिए, तो आप भी भविष्य में अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आगे शुरू करते हैं। तो वे कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें यदि आप अनजाने में भी अपना रहे हैं ना तो आप अमीर बनने की राह पर ऑलरेडी है, और यदि नहीं अपना रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन आदतों को जरूर से अपना लीजिएगा जिससे कि आप भी अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ सके। तो जो सबसे पहली आदत है वो है डेट फ्री लाइफस्टाइल, यानी कि आप एक कर्ज मुक्त व्यक्ति है। अब ये कर्ज मुक्त व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? तो कर्ज मुक्त व्यक्ति का मतलब ये होता है कि आप बुरे कर्जों से दूर रहते हैं। अब ये बुरा कर्जा और ये अच्छा कर्जा यानी कि गुड डेट और बैड डेट, ये क्या होता है? सबसे पहले इस बात को समझिए। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं यानी कि जो अमीरी मानसिकता वाले यानी कि जो रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो किसी भी प्रकार का कर्ज यानी कि लोन यानी कि डेट तभी लेते हैं जब उन डेट लिए हुए पैसों से वो कोई ऐसा बिजनेस शुरू करेंगे या फिर कोई ऐसा इनकम सोर्स बनाएंगे जिससे कि आगे चलकर उन्हें प्रॉफिट होगा या उनके लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स जनरेट होगा। तो इस प्रकार के कार्य करने के लिए जो डेट यानी कि जो कर्जा लिए जाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं गुड डेट। और ठीक इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई कर्ज यानी कि कोई डेट लेता है तो हम इसे बैड डेट कहते हैं। आइए हम गुड डेट और बैड डेट को एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि रमेश नाम का कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति बहुत ही समझदार है, यानी कि रमेश बहुत ही रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति है। तो रमेश क्या करता है कि उसे एक बिजनेस के बारे में सोचती है। रमेश को ऐसा लगता है कि यदि मैं इस बिजनेस को शुरू करूंगा तो आगे चलकर यह बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी और इस बिजनेस से मैं एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाऊंगा। तो इसी सोच के साथ राजू क्या करता है कि 5 लाख रुपए लोन यानी कि कर्जा लेता है और उसी कर्ज लिए गए पैसों से यानी कि रमेश उसी 5 लाख रुपए से अपनी बिजनेस की शुरुआत करता है। फिर 3-4 साल के बाद रमेश की बिजनेस अच्छी खासी फलने फूलने लगती है और रमेश की बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाती है। हाँ, तो फिर रमेश की जो बिजनेस है उससे आने वाले प्रॉफिट से रमेश अपने लोन को इंटरेस्ट के साथ चुका देता है। तो इसे हम कहेंगे गुड डेट। और बैड डेट उसे कहेंगे जैसे कि मान लीजिए कि राजू नाम का कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि कहीं पे घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए या फिर कोई लग्जरी सामान खरीदने के लिए या फिर उसके घर में पैसों की कमी आ गई है, तो इसके लिए यदि राजू पैसे उधार लेता है तो इसे हम कहेंगे कि राजू ने बैड डेट लिया है। यहाँ पे रमेश ने डेट लेकर अपनी जिंदगी संवारी और यहाँ राजू जो डेट ले रहा है, जो कर्ज ले रहा है, इससे उसके ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो कोई भी ऐसा लोन यानी कि डेट जिससे कि आगे चलकर आपके ऊपर बोझ पड़े और वो बोझ बढ़ता ही रहे तो इसे हम बैड डेट कहेंगे। और कोई भी ऐसा कर्ज यानी कि लोन जिसका उपयोग करके आप एक अच्छी खासी चीज को जनरेट यानी कि एक अच्छी खासी चीज की आप व्यवस्था कर देते हैं जिससे कि आपको भविष्य में रेगुलर इनकम आए, तो इसे हम गुड डेट कहेंगे। तो अमीर लोग अक्सर गुड डेट लेते हैं और जो गरीबी मानसिकता वाले लोग होते हैं वो अक्सर बैड डेट लेते हैं, यानी कि अपनी इच्छाओं को और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं जिससे कि आगे चलकर उनके ऊपर बोझ बढ़ता ही रहता है। तो ऐसे डेट को हम बैड डेट कहेंगे। तो यदि आप इस बैड डेट से यदि आप दूर रहते हैं और ऐसे डेट को लेने के लिए आप मना कर देते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप अमीर बनने की राह पर है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अक्सर हमें
फोन कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू ये ऑफर आते रहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, आप लोन ले लीजिए, है ना। 18,000 रुपये का लोन लीजिए, 1 लाख रुपए का लोन ले लीजिए, आपको लोन तुरंत मिल जाएगा, कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। घर लोन पे ले लीजिए, कार लोन पे ले लीजिए, है ना। और यदि आप चाहते हैं तो ये मोबाइल भी लोन पर ले लीजिए, है ना। तो यदि इस तरह के ऑफर्स आपको मोबाइल कॉल्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू आते रहते हैं और आप इन मैसेजेस को, इन कॉल को इग्नोर करते हैं और इस पे एक्शन नहीं लेते हैं, यानी कि आप इस तरह का डेट नहीं लेते हैं, तो आप सच में जो आपकी माइंडसेट है ना, वो रिच माइंडसेट वाली है, जो इस बात का दावा करती है कि आप आगे चलकर अमीर बन सकते हैं। अब जो दूसरी आदत है वो ये है, यू पे द बिल्स ऑन टाइम। यदि आप अपने सारे बिल को टाइम पर पे कर देते हैं, यानी कि अपने बिजली का बिल, अपने गैस का बिल, है ना, अपना रूम रेंट या फिर अपने बच्चों की जो स्कूल ट्यूशन की जो फीस होती है, ये सब यदि आप टाइम पर पे कर देते हैं और यदि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं ना, तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल भी यदि आप टाइम पर पे कर देते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप अमीर बनने की राह पर है। क्योंकि मैंने देखा कि क्या लोग ऐसे होते हैं जो अपना रूम रेंट, अपने बच्चों की जो पढ़ाई के खर्चे होते हैं, यानी कि जो स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, है ना, या फिर कोई अन्य तरह की बिल को टाइम पर नहीं भरते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि आगे चलकर उनके ऊपर बोझ बढ़ने लगता है। तो बिल को टाइम पे ना करना यह आपकी गरीबी मानसिकता का ही नतीजा है। और यदि आप क्रेडिट कार्ड के बिल को मतलब लेट कर देते हैं तो आपको इसके ऊपर पेनल्टी भी लगता है ना। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है, अगर आप उस ड्यू डेट को पार कर देते हैं और उसके बाद आप बिल पे करते हैं, तो आप फालतू में अपना पेनल्टी भी पे कर देते हैं, यानी कि आप एक्स्ट्रा मनी पे कर देते हैं ना। तो इस तरह की आदतें, है ना, कि बिल को समय पे ना करना, ये एक गरीबी मानसिकता का संकेत है। और यदि आप इस चीज से दूर है और आप अपने सारे बिल टाइम पे कर देते हैं और बिना कोई गलती किए कोई पेनल्टी नहीं भरते हैं, हर चीज सही से होता है, आपको बिल में कोई समस्या नहीं आती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। आप कह सकते हैं कि ये अमीरी मानसिकता वाली आदत है, ठीक है ना। अब आइए तीसरे आदत की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा आदत है यू आर इंश्योर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए इंश्योरेंस लेके रखा है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। ये दो मेन इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी होते हैं अभी के लाइफ में हर व्यक्ति के लिए। जैसे कि भारत देश में जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, यानी कि मेडिकल की जो महंगाई है, वो हर साल 14% की रेट से बढ़ते जा रही है। तो आगे चलकर ऐसा हो सकता है, आगे चलकर क्या अभी ऐसा हो रहा है कि जो गरीबी रेखा में है ना, तो उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना काफी मुश्किल है, या फिर कह लीजिए असंभव जैसा हो गया है, क्योंकि मेडिकल के खर्चे ही इतना हो गया है ना। एक मामूली से ऑपरेशन के लिए भी लाखों लाखों रुपए लग जा रहे हैं। तो ऐसे केस में यदि आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। साथ में टर्म इंश्योरेंस, यानी कि भगवान न करे कि कभी ऐसा हो कि यदि जो घर का कमाने वाला व्यक्ति है वो किसी कारणवश इस दुनिया से चल बसे, तो फिर उस घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा। तो इसके लिए यदि आपने टर्म इंश्योरेंस लेकर के रखा हुआ है, जिससे कि घर का कमाने वाला व्यक्ति किसी कारणवश इस दुनिया से चल बसे, तो उसके परिवार को बाद में फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आपने टर्म इंश्योरेंस लेकर के रखा हुआ है। तो यदि आपके पास टर्म इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है कि कोई आपत्ति आने पर या कोई बीमारी आने पर आपका इलाज अच्छे से हो जाए और आपको पैसे की कोई कमी ना हो, सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले ही कवर कर दे, तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस यदि आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि आपको टर्म इंश्योरेंस कौन सा लेना है और कैसे लेना है, और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए। तो अच्छा से इन वीडियोस को इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए हम चौथी आदत की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर चौथी आदत है 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड, यानी कि भगवान न करे कि कभी ऐसा हो कि आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप 6 महीने तक नौकरी नहीं कर पाएंगे, या आप कुछ महीनों तक ही नौकरी नहीं कर पाएंगे, आप घर में बैठ गए हैं या फिर आप बीमार पड़ गए हैं और आपका इलाज चल रहा है और आप अपनी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप अपनी नौकरी नहीं करेंगे तो आपके घर में पैसे नहीं आएंगे। तो इसके वजह से, यानी कि पैसों की कमी की वजह से आपको किसी से उधार लेना ना पड़े, जो कि बैड डेट यानी कि बुरा कर्जा होता है, और आपके घर में कोई कमी ना आए। अगर आपने इसके लिए पहले से ही पैसे जमा करके रखे थे तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। ऐसी आदत अगर आपके पास है तो मेरा यकीन मानिए कि आप अमीर बनने की राह पर है। क्या लोग ऐसे होते हैं ना जो पैसे जमा करके रख ही नहीं पाते हैं, यानी कि उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता है। जब वे अपनी नौकरी के दौरान पैसे कमा रहे होते हैं तो वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि ऐसा भी दिन आ सकता है कि जिस समय पैसे ना कमा पाए, तो उस दिन के लिए कुछ व्यवस्था करके रखना तो बहुत ही जरूरी है ना। तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, और जब उनके लाइफ में ऐसी दिन आ जाती है कि वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तब उनके पूरे परिवार में आर्थिक संघर्ष का जो पहाड़ है ना, वो टूट पड़ता है। तो आपने अगर इसके लिए पहले से तैयारी करके रखी है, हालांकि ऐसी सिचुएशन आपके पास ना आए तो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने अपने 6 महीनों तक का इमरजेंसी फंड, यानी कि आपके परिवार को लेकर और आपको लेकर
पूरे आपके महीने का जो 1 महीने का खर्च है, अगर उसी 1 महीने के खर्च को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको लेकर और आपके पूरे परिवार को लेकर जो 1 महीने का खर्च है वो है 1 लाख रुपए। तो यदि आपके बैंक अकाउंट में पूरे 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड यानी कि 6 लाख रुपए है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान न करे कि कभी ऐसा हो कि आपको बिना नौकरी किए कुछ महीनों के लिए बैठना पड़ जाए और आपके घर में कोई पैसा ना आए। तो ये आपका इमरजेंसी फंड आपके पूरे परिवार को सपोर्ट कर लेगा और आपकी जो परिवार के खर्चे हैं वो बिना किसी चिंता के 6 महीनों तक आराम से चलती रहेगी। तो अगर ये आदत आपके पास पहले से है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इस आदत को अपनाएं। इमरजेंसी फंड आज से ही अपने लिए बनाना शुरू करें, यानी कि जो आपका 1 महीने का खर्च है उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दे। जितनी अमाउंट आएगी उतनी अमाउंट आपको आज से ही अपने बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू करना है, ठीक है ना। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आदत है, इन्वेस्टिंग। आज की दुनिया में अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टिंग के आपकी फ्यूचर की फाइनेंशियल लाइफ अच्छी होगी इसकी चांसेस बहुत ही कम है। फ्यूचर में, भविष्य में आपकी आर्थिक जो जीवन है वो अच्छी तरह से चलते रहे, इसके लिए इन्वेस्टिंग बहुत ही जरूरी है। तो यदि आप पहले से ही SIP कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं या फिर कहीं और भी निवेश कर रहे हैं जहां से आपको सालाना 8-10% की रिटर्न मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग करना जारी रखिए। और यदि आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे तो तुरंत इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी भारत देश में केवल 3 से 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। अब मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने मेरे बात को सुना और जाके अब तुरंत स्टॉक मार्केट में आपने किसी भी कंपनी में निवेश कर दिया और आपको घाटा हो गया और फिर आप मेरे वीडियोस में आके कमेंट करोगे कि आपने तो गलत राय दे दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। आप कहीं पर भी निवेश कीजिए। जैसे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूं तो यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आपको लंबे समय में अच्छा खासा फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अच्छी कंपनी में अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके निवेश करेंगे। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले या फिर कहीं भी निवेश करने से पहले खुद से उसको अच्छा से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अच्छे से सोच समझने के बाद ही अपने रिस्क पर ही आप निवेश कीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर से ही पूछ ले कि मुझे यहाँ पे निवेश करना है, क्या ठीक रहेगा, तो ये आप निवेश कीजिए, ठीक है ना। और रही बात स्टॉक मार्केट की, तो मैंने देखा कि कई लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूजन होती है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को निवेश करूंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो इस बात पे मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लंबे समय में जो रिटर्न्स मिलते हैं ना, उन रिटर्न को देख के ना मतलब क्या होगा ना कि आपकी जो होश है वो उड़ जाएगी, अच्छी खासी रिटर्न मिल जाती है। यानी कि मल्टी बैग रिटर्न मिलने के कारण स्टॉक मार्केट में कई लोगों का पैसा 10-20 गुना तक भी हो जाता है। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा, आपको अच्छा से स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा, कैसे निवेश करना आपको सीखना पड़ेगा। और रही बात कि अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगी ही नहीं तो हमारे पैसे कैसे बढ़ेंगे, ऐसा कंफ्यूजन भी अक्सर लोगों में रहता है। तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। कैसे कर रहा हूँ जरा समझिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की जो ग्राफ चार्ट है उसे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो बढ़ी है। हाँ, शॉर्ट टर्म में कोई न्यूज के कारण या कोई इंसिडेंट हो जाती है तो इन सब के कारण शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट गिरती है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो स्टॉक मार्केट में आती ही रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है, ये बात तो पक्की है ना। और वैसे भी अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसे ज्यादा आ रहे हैं ना, यानी कि जो इन्वेस्टर्स की संख्या स्टॉक मार्केट में वो अभी 3-4 सालों में बहुत ही अधिक बढ़ गई है। और कोविड के बाद से, खास करके जब स्कैम 1992 सीरीज आई है ना, इसके बाद से तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या इन 3-4 सालों में इतनी बढ़ गई है जितनी कि पिछले 10 सालों में नहीं बढ़ी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अभी लोगों ने ज़्यादा SIP करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा तो इससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट नीचे तभी आती है जब स्टॉक मार्केट से पैसे बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन जब धड़ाधड़ जब स्टॉक मार्केट में पैसे जा रही है तो इससे स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगी, है ना। इसकी कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। और वैसे भी जो भारत है वो एक प्रगतिशील देश है, यानी कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। भारत अभी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, ये बात पूरी विश्व कह रही है कि भारत बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है। तो जो देश पूरी तेजी से डेवलप कर रहा है उस देश की जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगी। तो स्टॉक मार्केट की जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बहुत ही उज्जवल है, ब्राइट है। तो ये अच्छा समय है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, जिससे कि अगर आप इस समय पे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आने वाले 20-30 सालों में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा गेन यानी कि प्रॉफिट दिख सकता है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में बिना सीखे कभी भी निवेश मत कीजिएगा। और स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले ये अच्छा होगा कि आप खुद से इसे सीखें, आप खुद से रिसर्च एंड एनालिसिस करें, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में डिस्कस जरूर से कर ले। और मैंने भी बहुत पहले, यानी कि बहुत पहले नहीं, मैंने भी
पहले बहुत सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, तो उन वीडियोस को आप धीरे धीरे करके देखते रहिए। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता चलते रहेगा कि हमें कैसी कंपनी में निवेश करना चाहिए, कंपनी में निवेश करने से पहले हमें क्या क्या कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए या क्या क्या देख लेना चाहिए। यानी कि शॉर्ट में बोलूँ तो कंपनी की शॉर्ट में फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको इसी चैनल पर पहले के वीडियोस में मिल जाएगी, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। आप जस्ट IQ स्मार्ट की इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट या फिर फाइनेंशियल IQ वाली प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम अगली आदत की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली आदत है यू आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग इनकम। आज के ज़माने में ना पैसों के बिना कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रही है। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए आप बहुत ही सही कर रहे हैं ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक अच्छी खासी इनकम मिल रही है, मान लीजिए कि उन्हें 1-1.5 लाख रुपया इनकम मिल रही है, तो उसी में बैठ जाते हैं शांति से, ठीक है ना, कि आप छोड़ो इतनी इनकम तो मिल रही है, इतनी इनकम काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए, है ना। तो ऐसा सोचना गलत तो नहीं है, लेकिन आगे चल कर क्या हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी, महंगाई तो हर साल बढ़ी रही है ना। तो इसको लेकर के यदि आप अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि यदि आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यानी कि इनकम के एक से ज़्यादा स्रोत को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छी चीज़ सोच रहे हैं। ये अमीर वाली थिंकिंग है, यानी कि एक रिच माइंडसेट वाली थिंकिंग है ना। तो यदि अभी आपकी इनकम स्टेबल हो गई है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतना ही में संतुष्ट हूँ, तो आप बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन आने वाली जो भविष्य है उसमें क्या होगी कि जो महंगाई है बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो उस महंगाई के चपेटे में आने से बचने के लिए यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप अभी से ही अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचें, जिससे कि भविष्य में जो आपकी परिवार की जो जीवन यापन है वो सही से चल सके, है ना। माना कि आप अच्छी इनकम अभी कमा रहे हैं, फिर भी ये बहुत ही जरूरी है कि आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने के बारे में सोचें, खुद को भी प्रोटेक्ट करें और अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट करें। एक से अधिक इनकम की सोर्सेस बनाएं, जिससे कि भविष्य में आपकी जो परिवार है वो आर्थिक स्थिति से संघर्ष ना करे। आपकी परिवार की जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो आप ही के पास है और आप इस उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाइए। ये आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इस आदत को अपनाइए, अगर अपना रहे तो अच्छी बात है। अब आइए हम अब अगली आदत की ओर बढ़ते हैं। तो अगली आदत क्या है? अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, है ना। यदि आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करते हैं तो आप ऑलरेडी अमीर बनने की राह पर है, बहुत ही अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। अब ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है ना, यानी कि कई लोगों के मामले में क्या होता है कि इनकम बढ़ने से खर्चे भी बढ़ जाते हैं और सेविंग कम जाती है। मैं फिर से बोलता हूँ, इनकम बढ़ने से खर्चे भी बढ़े और सेविंग भी कम हो गई, जबकि सेविंग ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप महीने के 30,000 रुपये कमाते हैं और आप हर महीने 5,000 रुपये बचा भी लेते हैं, है ना, यानी कि 25,000 रुपये में आपका सारा खर्चा निपट जाता है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। लेकिन यदि आपकी जो इनकम बढ़ के 30 से 40,000 रुपये हो जाती है, फिर भी आप 5,000 रुपये बचा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने इनकम को बढ़ाने के साथ साथ आपने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए, है ना। तो ये सुनने में तो अच्छा ही लगता है कि इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन ये सामान्य सी बात आपके भविष्य की फाइनेंशियल लाइफ के लिए नहीं हो सकती, है ना। तो इनकम बढ़ने से अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप बहुत ही कम कमा रहे हैं, है ना, मतलब कि मान लीजिए कि आप लोअर क्लास में आते हैं ना, तब तो इनकम बढ़ने से आपके खर्चे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन यदि आप एक मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, तो यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो अपने लाइफस्टाइल को उतनी मत बढ़ा लीजिए जिससे कि आपकी सेविंग कम हो पाए। मेरे कहने का मतलब आप अच्छे से समझिए, वरना आप गलत इंटरप्रेट कर लेंगे मुझे। कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी इनकम बढ़ के 30 से 50,000 रुपये हो जाती है ना, और आप अपने खर्चे को बढ़ाकर 48,000 49,000 कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना। पहले आप 5,000 रुपये बचा रहे थे और अभी आपके 5,000 रुपये भी नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि आपने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कमा रहे हैं ना, उससे कम में ही आपके खर्चे निपट जानी चाहिए। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। कई लोग क्या होते हैं, मतलब कई लोगों के साथ क्या हो रहा है आजकल, मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी की इनकम नहीं उतना तो खर्चा है ना। मान लीजिए कि इनकम है महीने की 30,000 रुपये और उनका खर्च हो रहा है 35,000 40,000 रुपये, है ना। 30,000 रुपये की इनकम पर 35-40,000 रुपये का खर्च, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो खर्चे वो हमेशा आपकी इनकम से कम ही रहने चाहिए, है ना। और आपको अपने पैसे को सेव करना चाहिए। सेव करके अपने पैसों को आप क्या ही कर लेंगे, अरे आप इन्वेस्टिंग करेंगे, इमरजेंसी फंड बनाएंगे, इंश्योरेंस लेंगे, आपको ये सब करते रहना चाहिए, है ना। तो अपने खर्चे को अपने इनकम से कम रखिए,
पैसे को अधिक सेव कीजिए और सेव करके इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टिंग, है ना, अपने इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, है ना, इंश्योरेंस लीजिए, ये सब करते रहिए, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, है ना, कि पैसे बढ़ने के साथ साथ तुरंत अपने लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड मत लीजिए, धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कीजिए। मैं आपको अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि इस पॉइंट का मतलब यह है कि अपने खर्चे को अपने इनकम से कम ही रखिए। आशा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे आप अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमिंग एजुकेशनल कंटेंट, खास करके फाइनेंशियल एजुकेशन। यदि आप अपना समय एजुकेशनल कंटेंट को देने में और फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखने में लगा रहे हैं तो आपको बहुत 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 बधाई हो, आप बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं, है ना। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो समय है ना वो फालतू की चीजों को देखने में बिता दे रहे हैं ना। आजकल के लोगों को ना मनोरंजन लेने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है और उसी मनोरंजन को पाने के चक्कर में वो अपना बहुत सारा कीमती समय को नष्ट कर दे रहे हैं, उसे बर्बाद कर दे रहे हैं, जो कि काफी बुरी बात है ना। तो आप एजुकेशनल कंटेंट लीजिए और साथ में आप फाइनेंशियल एजुकेशन भी लेते रहिए, जिससे कि जो आपकी फाइनेंशियल IQ है ना, जो आपकी वित्तीय बुद्धि है वो बढ़े। क्योंकि यदि आपकी वित्तीय बुद्धि बढ़ती है तो आप अपने वित्त से संबंधित, यानी कि आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी डिसीजन लेंगे, आप अच्छी निर्णय लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आगे चलकर जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ है वो अच्छी होगी, है ना। तो मैं आपको एंटरटेनमेंट लेने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, आप अपना एंटरटेनमेंट कीजिए, लेकिन अच्छी वाली एंटरटेनमेंट कीजिए ना। आजकल लोग बुरी चीज से अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मोबाइल में अगर आपको एंटरटेनमेंट करना ही है तो आप अच्छी चीजें देखिए, है ना। आप एडुटेनमेंट कंटेंट देखिए, है ना। एडुटेनमेंट कंटेंट का मतलब है कि एक ऐसा कंटेंट जिसमें आपका मनोरंजन भी हो जाए, साथ में आपको बहुत ही अच्छी सी चीज सीखने को भी मिले, है ना। मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, जैसे कि अभी की जो वीडियोस होती है ना, तो अभी की जो वीडियोस होती है वो एडुटेनमेंट कंटेंट है ना, वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है और साथ में बहुत कुछ जानने को मिलता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो इस तरह की कंटेंट आप देख सकते हैं। तो ऐसी कंटेंट आप देखिए, है ना। फालतू की जो कंटेंट होती है जिससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, फालतू का आपका समय नष्ट हो रहा है, तो ऐसी कंटेंट को देखना बंद कीजिए और आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए। जैसे कि अभी आप इस वाले वीडियो को यहाँ तक पूरे धैर्य पूर्वक देख रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और यही कंज्यूम की हुई अच्छी कंटेंट भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी, इस बात की गारंटी है ना। ये वीडियो देखने का मतलब है कि आप उन 1% लोगों में आ रहे हैं जो अपना समय अच्छी चीजों में देते हैं, जो अपना समय फाइनेंशियल एजुकेशन में देते हैं, और आप अपना समय ऐसी चीज में दे रहे हैं, मतलब कि आप 1% में आ रहे हैं, जबकि 99% लोग तो बस मजे करने में मतलब लगे हुए हैं, लेकिन आप तो मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करते रहिए, आप अवश्य ही आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यू आर प्लेइंग द राइट गेम, है ना। अब ये बहुत ही जरूरी है ना। इसका मतलब यह है कि स्टेटस गेम ये हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में मैंने देखा कि बहुत चलती है ना, कि सामने वाले घर ने, मतलब सामने वाले व्यक्ति ने नई कार ली है, नया फ्रिज लिया है या नई कोई भी लग्जरी आइटम ली है, तो उन्हें देखकर हम पूरा जलने लगते हैं। अरे उसके पास तो ये वाली कार है, वो बहुत पैसा खर्च करता है, देखो तो, अरे उसने तो ऐसे ऐसे कपड़े खरीदे हैं, उसके पास तो बहुत ही पैसा है, वो पैसा बहुत ही अकड़ दिखा रहा है, देखो तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं ना। अब उनकी इनकम कितनी है, वो अपने पैसों कैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो जाने, है ना। वो बजटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्मार्टली अपने पैसों को मैनेज कर रहे नहीं कर रहे हैं, बिना ये चीज को समझे हम डायरेक्ट उनकी जो भौतिक चीजें है ना, कि उनके पास एक अच्छी कार है, उनके पास अच्छा बंगलो है, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, वो अच्छा खाते हैं, अच्छा घूमते हैं, मतलब कि बढ़िया बढ़िया जगह घूमने के लिए जाते हैं ना, 5 स्टार होटल में वो मतलब रहते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं ना। तो ये सब चीज देख करके जो स्टेटस गेम हमारे अब ऊपर चलता है ना, हम खुद में ऐसा सोचते हैं ना, तो यही चीज हमारे विनाश का कारण बनता है, ठीक है ना। कैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मतलब कि आपको लेके 4 दोस्त है, ठीक है ना, मतलब आप हैं और आपके और 3 दोस्त है, ठीक है ना, और आपके तीनों दोस्त लोअर क्लास में आते हैं और आप एक अच्छे खासे रिच क्लास के हो ना। तो क्या होता है कि ना, आपके पास एक अच्छी खासी मोबाइल होती है, 50,000 रुपये की मोबाइल है आपके पास, ठीक है ना, और आपके सारे दोस्तों के पास क्या है, वही 10-12 हज़ार रुपये की मोबाइल है, ठीक है ना। तो वही तो उस 50,000 रुपये के मोबाइल को लेकर आपको तब तक ही अच्छा फील होता है जब तक कि आपके दोस्तों के पास वही 10 से 15 हज़ार रुपये वाली फ़ोन है ना। फिर क्या होता है कि एक दिन आपका कोई दोस्त आ जाता है 1 लाख रुपए की फ़ोन लेके, है ना, तो इससे आपको कोई समस्या तो नहीं हुई। आपकी जो 50,000 रुपये की फ़ोन है उसी से ही आप खुश थे, आपका काम तो भली बात अच्छे से चल रहा था। लेकिन आपने जैसे ही देखा कि जो दोस्त आपका पहले 10 से 15 हज़ार रुपये वाली मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा था, आज आपका वही दोस्त
1 लाख रुपए वाली फोन को यूज कर रहा है। अब ये चीज देख करके आपके मन में जलन से एकदम इनसिक्योरिटी आने लगी, अरे वो तो मुझसे ज्यादा महंगी वाली फोन को यूज कर रहा है। तो आप यहाँ शुरू कर दिए स्टेटस गेम, यानी कि आप खुद को उससे कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हो। और आप ठीक इसी चक्कर में क्या करते हैं कि आप अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए 1.5 लाख रुपए की फोन को ले आते हैं। भले ही आपने पूरा डाउन पेमेंट नहीं दिया, आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ही उस 1.5 लाख रुपए की फोन को ईएमआई पे आप लेकर के आ गए कि चाहे आप अपने दोस्त को दिखा पाए नीचा कि देखो यदि तुम 1 लाख रुपए की फोन ले सकते हो तो मैं भी 1.5 लाख रुपए की फोन ले सकता हूँ, है ना। तो आप फंस गई इसी चीज में, है ना, स्टेटस गेम। तो हमारे सोसाइटी में ये चीज बहुत चलती है ना कि सामने वाले घर ने ये चीज खरीदी, वो आपके चीज से महंगी है, तो आप भी गए बाजार में वही महंगी चीज को खरीद के ले आए ताकि आप भी सोसाइटी में खुद को दिखा सके, देखो मेरे पास भी ये है, मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो ये चीज करना छोड़ दीजिए। ये चीज आपके लिए करना आगे चलकर आपको बहुत ही गहरी आर्थिक संघर्ष वाली खाई में धकेल सकता है, जहां पे आप केवल आर्थिक दृष्टि से संघर्ष करते रहेंगे। तो ऐसी माइंडसेट बहुत ही गरीबी माइंडसेट है ना। और यदि आप इस माइंडसेट से बाहर है ना, कि आप सही गेम खेल रहे हैं, यानी कि आप इस स्टेटस गेम के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, आप जैसे वैसे आप मतलब निश्चिंत है, सामने वाले घर ने क्या खरीदा या आपके दोस्त ने क्या खरीदा, इससे आप जलन आपको नहीं होती है, आपके मन में इनसिक्योरिटी नहीं आती है, आप कंपेयर खुद को उनसे नहीं करते हैं, उल्टा आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। जरूर उसने अच्छी कमाई की होगी, अब अच्छी कमाई कैसी की उसके लिए उसने मेहनत किया होगा। तो यदि आपके अंदर ये भावना आ गई है ना कि उसने अच्छी कमाई करके ये सब चीजें खरीदे हैं और इस कमाई को करने के लिए उसने संघर्ष किया है, उसने मेहनत की है, तो उससे अपना मेहनत का फल मिला है, यदि मैं भी ऐसी मेहनत करता हूं तो मुझे भी ऐसा फल मिल सकता है। तो यही सोच आपको आगे चलकर एक अच्छी आर्थिक जिंदगी दे सकती है। तो एक शॉर्ट में आपको मैं बात समझा रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को तब तक मत खरीदिए जब तक कि आप उसी चीज को 3 बार एक ही बार में नहीं खरीद सकते, है ना। यानी कि यदि आप एक 50,000 रुपए की फोन को एक ही बार में 3 बार नहीं खरीद सकते डाउन पेमेंट दे करके, तो आप 50,000 रुपए की फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते। भले आप उसे लोन में लेकर के आ जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप उस 50,000 रुपए वाले फोन को एक ही बार में 3 बार नहीं खरीद सकते हैं, तो आप उस 50,000 रुपए वाले फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे आप मत लीजिए। जब आपके पास 1.5 लाख रुपए जेब में होगी तब जाके आप उस 50,000 रुपए वाले फोन को पूरी डाउन पेमेंट देकर, कोई ईएमआई का चक्कर नहीं है, उस फोन को आप ले आइए। तो ये अच्छी आदत होती है ना। इसमें आप कोई भी स्टेटस गेम मत खेलिए, दूसरों को मत देखिए। अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए जिम्मेदार आप खुद हो सकते हैं और आप खुद ही है। तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को आप खुद ही बनाइए, इस स्टेटस गेम से बाहर निकलिए। और यदि आपको कंपेयर करना ही, तुलना आपको करना ही है, जैसा कि हम मानव की आदत होती है तुलना करना, हम एक दूसरे को हमेशा खुद से तुलना करते ही रहते हैं। तो इस आदत को छोड़ करके खुद को ही कंपेयर करना शुरू कीजिए कि आज से 5 साल पहले आप इतने रुपए कमा रहे थे और आज आप इतने रुपए कमा रहे हैं। आज क्या ग्रोथ कर रहे हैं अपनी पिछले वाले लाइफ से, अपनी अतीत के जीवन से आप कितना आगे बढ़े हैं और आप हर दिन कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से खुद को खुद की ही काबिलियत से तुलना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये आदत आपको एक अच्छा इंसान, एक ऊंचा इंसान बनाएगा और ये आदत आपको नीचे गिराएगा कि दूसरों को देखकर कंपेयर नहीं करना है, इंस्पिरेशन लेना है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो जस्ट उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे आप प्रेरणा लीजिए और प्रेरणा लेके अपनी काबिलियत को हर एक दिन से कंपेयर करके कि मैं आज कल से बेहतर हूँ, कि मैं आज 1 साल से बेहतर हूँ, कि आज मैं 2 साल में बेहतर हुआ हूँ और मैं कल और बेहतर हो जाऊंगा। तो ऐसे करते करते अपने अतीत को खुद से कंपेयर कीजिए और हर दिन अपने आप को 1% आगे इंप्रूव करते रहिए, आप हर दिन आगे बढ़ते रहिए। तो ये चीज करना पैसों के मामले में या फिर कोई भी चीज के मामले में आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, है ना। तो आपको राइट गेम खेलना है, रॉन्ग गेम नहीं खेलना है ना। किसी के झांसे में नहीं आना है, इससे आप बाहर आइए, वरना आप पड़े रहेंगे लोअर क्लास में या फिर मिडिल क्लास ट्रैप में, है ना। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है ना। अब आइए, जो आखिरी आदत है वो है हाउ मच शुड यू बी अर्निंग। अब इस पे भी आपको ध्यान देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको भारत देश की जो एवरेज इनकम है उसके बारे में बात करूं, तो जो मान लीजिए कि 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में ही है भारत देश की एवरेज इनकम, है ना। यानी कि मैं आपको इस चीज़ को शॉर्ट में समझाऊं तो यदि किसी की इनकम 10,000 रुपये से नीचे है तो उसे हम गरीब कहेंगे, है ना। और यदि किसी की इनकम 10,000 से लेकर के महीने की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक है ना, तो वो लोअर क्लास में आएंगे, ठीक है ना। और जिनकी इनकम इससे अधिक होती है यानी कि 30, 40 हज़ार, 50 रुपये, तो वो धीरे धीरे मिडिल क्लास वाले कैटेगरी में एंटर कर रहे होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपकी क्लास कौन सी है, जैसे आप देखिए, है ना। यदि आप महीने के 10,000 रुपये से नीचे है
तो बहुत ही दुख की बात है कि आप बहुत ही मतलब गरीब क्लास में हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब क्लास में रहिएगा, आप उससे ऊपर उठने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और यदि आपकी इनकम 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये भी है ना, तो ये काफ़ी चिंता की बात हो सकती है आज के ज़माने के हिसाब से। तो अपने इनकम को बढ़ाने में ध्यान दीजिए, यानी कि आप कितना कमा रहे हैं इस पर आपको ध्यान दीजिए ना। अगर मैं आपको आज के ज़माने के हिसाब से बोलूँ ना, तो देखिए ये जगह जगह पे मैटर करता है। किसी जगह पे खर्चे अधिक होते हैं तो किसी जगह पे कम होते हैं। जैसे कि मुंबई, दिल्ली में खर्चे ज़्यादा होते हैं, और यदि आप कोई दूसरे शहर में या फिर कोई गांव में रहते हैं तो वहाँ पे खर्चे कम होते हैं ना। तो जगह के हिसाब से कितने खर्च होंगे ये बात मायने रखती है। तो मैं आपको एवरेज बोल रहा हूँ ना, एवरेज। तो यदि अभी आपके पास 1 लाख रुपए की महीने की इनकम है, या मान लीजिए कि 70-80 हज़ार रुपये की भी इनकम है यदि आपके पास, तो ये ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अपने इनकम पे ध्यान दीजिए कि आप कितना कमा रहे हैं और उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे मैंने इस वाले पॉइंट में कवर किया है। 6 नंबर पॉइंट वाले में मैंने इस बात को कवर किया था कि आपको अपने इनकम को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, और आप कितना कमा रहे हैं इस पे भी आप ध्यान दीजिए। और गरीब क्लास से आइए पहले लोअर क्लास में, लोअर क्लास से आइए लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास से आइए मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास से आइए हायर मिडिल क्लास में, हायर मिडिल क्लास से आइए रिच वाले क्लास में, है ना। तो रिच वाले क्लास तक पहुंचने का अपना टारगेट सेट कीजिए और वहां तक जाइए, और इसीलिए इस चीज़ पे ध्यान देते रहिए, ठीक है ना। तो आप पहले से दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप रिच क्लास में जाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जाइए, आपको जाना भी चाहिए, आप इसके अधिकारी है ना, लेकिन इसके लिए मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो यदि आप इन 10 आदतों को ऑलरेडी अपने अंदर रखे हैं और आप अपना रहे थे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अमीर बनने की राह पर है। और यदि आप नहीं अपना रहे हैं या आपने पहली बार इन आदतों के बारे में सुना है, तो जल्द ही इन आदतों को अपने लिए अपनाना शुरू कर दीजिए। मेरा यकीन मानिए, आगे चलकर आप बहुत ही आगे जाएंगे और आपकी आर्थिक जिंदगी अच्छी रहेगी। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की पूरी प्रयास करूँगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य से कीजिए। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए, है ना। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।